Hello students, in this lecture we are going to discuss electric flux. In the last lecture we discussed about electric lines of force. So what were those? Suppose there is a positive charge here. So we say that electric lines of force they go outward from this. इससे बाहर की तरफ जाती हैं electric lines of force. इस तरफ जा रही हैं. कितनी दूर जाएंगी? They will move to infinity. इस तरफ जा रही हैं ऐसे. इस तरफ जा रही हैं. सारी तरफ जा रही हैं. अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कमिंग टुवर्ड्स दिस चार्ज. सो दिस इज द सिचुएशन. ऐसा दिखाई दे रहा हमें ना. अब आप देखो इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी. इंटेंसिटी मीन्स कहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा है, कहाँ पर फील्ड ज़्यादा. तो आप देख सकते हो अगर मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया लेके आऊँ, सपोज मेरा मोबाइल इस तरफ है ना, तो यहाँ से देखो क्रॉस करूँगा, ये यहाँ पर खुद एक लाइन पास कर रही है. जैसे जैसे पास आ रहा हूँ जहाँ पर कितनी 3 लाइन होगी. सो एज आई कम क्लोज, अगर आप एक कांस्टेंट अपने पास सरफेस एरिया रखो, मतलब ऐसा सरफेस एरिया है हमारे पास, जब ये सरफेस एरिया पास आता रहेगा यू विल सी दैट नंबर ऑफ लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया विल गेट इंक्रीज. जितना दूर जाओगे उतना जो एरिया से कम लाइंस पास हो रही हैं. बिल्कुल जैसे सूरज की तरह, बल्ब की तरह. बल्ब के पास आप जाओगे तो क्या होगा, लाइटनिंग आपके कापी पर ज़्यादा होगी. जैसे जैसे दूर करोगे लाइटनिंग कम हो जाएगी. तो सेम इज हियर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी मोर, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी किसी एरिया से जितना इसके पास होगा. जैसे जैसे दूर जाएगा इंटेंसिटी कम हो जाएगी. सो इस चीज़ को मेजर करने के लिए जैसे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया था. वो क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज. इसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जो नेक्स्ट बात आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस की रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. लाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट किया आपने. अब हम इसको क्या, इसी की फॉर्म में स्ट्रेंथ फाइंड करनी है. तो हम फाइंड करेंगे कितनी लाइंस कितने एरिया से पास हो रही हैं. सो नंबर ऑफ लाइंस विच आर क्रॉसिंग ए गिवन एरिया. तो ये पॉजिटिव का केस है, नेगेटिव का हो सकता है. 2 चार्जेस हैं जहाँ देर इज पैरेलल प्लेट कनेक्टर, कोई भी सिचुएशन दी हो आपको, तो वी से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारे पास, इट इज द क्या है, नंबर ऑफ लाइंस. कौन सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. Crossing a given area held. अब एरिया वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा तो आप सरफेस कर लो. जहाँ पर मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ. गिवन सरफेस held perpendicular to electric lines of force. It is the number of electric lines of force crossing a given surface held perpendicular to electric lines of force. तो कोई सरफेस है हमारे पास जो लाइंस के क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर हेल्ड कर दिया हमने. अब हमने देखना कितनी लाइंस इससे पास हुई. दैट विल गिव अस इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये आप डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी. अब डेफिनेशन देखो क्या कह रहे हैं हम. द नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू ए गिवन एरिया दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसी के साथ आप एक और बात याद रखो. एरिया मैंने वर्ड नहीं लिखा था. पता आपको कोई सरफेस हमारे पास है, मान लो रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. आप कहते हैं एरिया इतना आ गया. अभी तक एरिया को हम स्केलर मार रहे थे. इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. बट इन दिस सेक्शन वी विल इंट्रोड्यूस दिस एरिया वेक्टर. हम यूज क्या करेंगे वर्ड, एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे हम. तो कैसे, मान लो कोई सरफेस हमारे पास, इस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दो. सो द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस इज
अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी सरफेस है हमारे पास, थोड़ा साइड व्यू हम ऐसे देखे रख के, ऐसा सरफेस हमारे पास, जिसे ऐसे शो कर देंगे, दिस एन कैप। एन कैप क्या है यहाँ पर? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। तो इसका एरिया क्या है मान लो, तो लेट डी एस क्या है? स्मॉल एरिया। डी हेयर, जैसे डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा मैंने बताया था, डेल्टा एस मीन्स स्मॉल, कोई भी स्मॉल जी, इस बार क्या है? स्मॉल एरिया हमारे पास। डी एस और स्मॉल, तो इट्स आल्सो यूज फॉर वेरी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, बहुत ज़्यादा। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। बड़े स्मॉल एरिया को हम डी ऐसे शो करते हैं ना, वेरी वेरी स्मॉल एरिया, ऐसे प्रेजेंट करेंगे हम। ये नोटेशन आप साइड में कहीं लिख लो अपने पास रफ वर्क में। तो दिस विल बी यूज एज डी एस वर्ड से घबराना नहीं आपने। इट विल बी यूज अगेन एंड अगेन। डी एस यूज़ कर लें, डी ए यूज़ कर लें, कहीं भी यूज़ कर लें। इट मीन्स स्मॉल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, उसकी छोटी सी वैल्यू हमने लेनी है। तो हमारे पास क्या बन गया? अब दोनों को मिला दो, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें हम इससे, तो ये हमारा बन गया एरिया वेक्टर। ऐसा आएगा एन कैप डी एस। तो ये आपने बात नोट रखनी है, कौन सी? वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया वेक्टर इन दिस सेक्शन। जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हम करेंगे उनमें एरिया वेक्टर की तरफ यूज़ करेंगे। तो ये टर्म नोट कर लिया आपने, इसे लिख लो। ऐसे नोट कर सकते हैं हम, ए से कह देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बात क्या भी, एरिया विल बी ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। चलो फिर वापस आ जाएं हम इस बात पर। वो मैंने इसलिए की थी बात जहाँ पर, वी आर देयर टू राइट सरफेस। सरफेस दिखती है, सरफेस के वो सरफेस जिसे हम परपेंडिकुलर रखते हैं ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो इस सरफेस को ऐसे नहीं रखना। अगर परपेंडिकुलर रखेंगे बिल्कुल 90 डिग्री पर, तो कितनी लाइंस पास करेंगी? दैट नंबर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमेशा ऐसा होगा नहीं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट वी आर एरियाज परपेंडिकुलर। तो उसका फार्मूला क्या है ना, तो लेट अस राइट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a given area उसका क्या फार्मूला? E इज इक्वल टू, क्या हमारे पास दो बातें क्या है, हमने क्या फाइंड करना, बात है इसका सिंबल क्या होगा ना, इसे हम फाई सिंबल से नोट कर देंगे। कौन सा सिंबल है? फाई। तो फाई ई डॉट ए। अगर एरिया ऐसा पूरा ए दिया है तो एरिया ऐसे लिख सकते हैं अब, ई डॉट ए। और इस तरफ साथ में लिखते रहो अपने लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, फाई इज इक्वल टू, कहीं पर ऐसा लिखा होगा, ई डॉट डी एस। मीनिंग सेम है, ये भी एरिया वेक्टर है, ये भी स्मॉल एरिया वेक्टर है दोनों एरिया वेक्टर। अब आगे क्या लिख सकते हैं हम इसको, पढ़ा था आपने, ई ए कॉस थीटा। क्या आ गया? ई ए कॉस थीटा। ई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए एरिया हमारे पास, और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड एरिया वेक्टर। पता नहीं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन बनती है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। सो ऐसा हमारे पास आ चुका, ये इसका फार्मूला है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब स्पेशल केसेस देखते हैं क्या क्या होता है। व्हाट आर द स्पेशल केसेस हियर?
स्पेशल केसेस। सो पहला देखें, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मीनिंग क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मान लीजिए इस तरफ हमने एरिया रखा, कोई बुक है मान लो मेरे पास, ऐसा एरिया हमने रख दिया, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ आ रहा, तो क्या देखा हमने? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है सरफेस के, और एरिया वेक्टर भी क्या है? परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इट मीन्स नाउ द गेन विल बी मैक्सिमम। ज़्यादा लाइट पास करेंगे। जैसे जैसे आप देखो लाइट की तरफ पूरी ऐसे रखोगे तो ज़्यादा लाइट पड़ेगी, जैसे जैसे टिल्ट करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस जो किरणें हैं, जो रेस है, उनका पास करना कम होता रहेगा। तो सेम इज हेयर, थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा? कॉस थीटा कितना होता? कॉस 0 डिग्री पता आपको 1 होता। तो देयरफॉर फाई कितना? ई ए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। अब आपने बढ़ा दिया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा ही 90 डिग्री मन कर दिया, तो अब क्या होगा? पता आपको कॉस थीटा यानी कि कितना बन गया? कॉस थीटा आपका कितना? कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो फाई कितना आ गया? ई ए इंटू 0, तो फाई क्या बन गया? 0। हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 आ गया हमारे पास, जहाँ 0 आ चुका। तो ये दो ही केस हमने यूज़ करने हैं ना, यही दो केस हमारे लिए हैं। वैसे ही कई बार कुछ बुक्स में मेंशन कर दिया जाता है, तो आप ही देख लो। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो क्या होता है हमें पता? देन कॉस थीटा इज नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा हमने? पढ़ा था ना 10th में, यहाँ पर ऑल सभी पॉजिटिव हैं, यहाँ पर कौन है? साइन, यहाँ पर टैन, और यहाँ पर कॉस। इतना लिखते हैं आप ना। इसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कई बच्चे कहते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और ऐड शुगर टू कॉफ़ी, वट एवर यू से। ये ऐसे भी आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है, कॉस क्या नेगेटिव। तो अगर एंगल कोई ऐसा बन जाए विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो क्या कॉस थीटा नेगेटिव आता है। इसका मीनिंग क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कन्वर्जिंग, है ना, वहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है कहीं पर। जैसे नेगेटिव चार्ज है वहाँ की, उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस तरफ, है ना। तो दैट वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्जिंग टू दैट, वहाँ नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये केसेस आपने देख लिए, नोट कर लो ऐसे। सो ज़्यादा हम दो ही केस यूज़ करेंगे, थीटा 90 डिग्री 0 वाला, थीटा 90 डिग्री वाला, यही आर्टिकल्स में यूज़ होंगे। अब एक दो ऐसे प्रॉब्लम देख लें ताकि अभी आपको समझ आए भी कैसे कैसे केसेस हमने डील करने हैं। दो टर्म हमारे पास ऐसी भी आ जाएंगी, कभी हम कहेंगे एरिया ओपन एरिया क्लोज एरिया। अब ओपन का क्या मीनिंग? ऐसा एरिया है जो सारी तरफ से, पहला क्लोज की बात करो जल्दी समझ आएगा। जैसे आपका फुटबॉल आपके पास सारी तरफ से बंद है, ऐसा कोई सरफेस आ गया सारी तरफ से बंद है। फुटबॉल है तो पूरा गोल होगा, नहीं भी गोल तो ऐसा कुछ आलू जैसा हो गया ना, तो भी पूरी तरह से बंद है सारी तरफ से। इसे हम कहते हैं क्लोज सरफेस, एज अ सरफेस जिसमें से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है, दैट इज क्लोज सरफेस। वो ऐसा भी हो सकता है गुब्बारे की जैसे, ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, होना कि जो सारी तरफ से बंद चाहिए, दैट इज ए क्लोज सरफेस। बॉक्स हो सकता है हमारे पास ऐसे, सिलेंडर आ सकता है ऐसे,
तो आप किसी को कह दो दैट सरफेस विच इनक्लोजेस ए वॉल्यूम, जो किसी वॉल्यूम को अपने अंदर रख लेता है, वो सारी तरफ से बंद है ना, दैट इज ए क्लोज सरफेस। अब ओपन सरफेस क्या हो गया? कोई भी ऐसा सरफेस जो क्लोज नहीं है, दैट इज जो किसी वॉल्यूम को कंटेन नहीं करता, दैट इज एन ओपन सरफेस। ऐसा कोई भी आपने सरफेस बना दिया, ये कोई शीट जैसा आ गया, ये ऐसे उसको मैंने ऐसे कर दिया, मतलब ये सरफेस, इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर जैसे मैं तोड़ मोड़ दूं, दिस इज ओपन सरफेस। ऐसे सरफेस हम क्या कहते हैं? ओपन सरफेस कह देते हैं। चलो हम बात करते हैं पहले स्फीयर की ना। स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने समझना था, उसका फार्मूला समझना था। अब बात बता रहा हूँ, जब आप यूज़ करोगे इसे आर्टिकल्स में नेक्स्ट आने वालों में, तो आपको समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अब देखो आपके लिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, एक स्फीयर है मान लो। तो क्या इसमें से बाहर की तरफ लाइन जा रही है? मान लो जहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, कोई चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है पड़ा जहाँ पर, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर गोइंग आउट, बाहर की तरफ जा रही हैं। तब यहाँ पर आपने देखा बाहर, आपको पता है रेडियस वेक्टर और एरिया, इसी तरफ हमारा एरिया वेक्टर है। मान लो जहाँ पर छोटा सा एरिया लो, ऐसे एरिया लेने शुरू कर दूँगा, अराउंड एट दिस पॉइंट दिस स्मॉल एरिया। तो आपने क्या देखा? स्मॉल एरिया की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल 90 डिग्री सरफेस के, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है। दोनों क्या है? दोनों इन द सेम डायरेक्शन है। तो इसमें क्या देखोगे आप? हियर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर इस पर, दोनों पैरेलल होंगे इस पर। तो ऐसा केस आएगा हमारा कि सिंपली आप इसलिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री आता है, ई डी एस, ऐसे फ्लक्स मैक्सिमम आ गया। तो ऐसा फ्लक्स जब पॉजिटिव, जब किसी, ये तो एक बात होगी हमारे पास। दूसरी बात क्या साथ में से देखनी है आपके, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट, इससे लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं। तो जब बाहर की तरफ आती है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, की लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। अगर ऐसा ना होकर ऐसा होता, सरफेस क्लोज है हमारे पास, पर चार्ज कौन सा पड़ा यहाँ पर? कोई नेगेटिव चार्ज हम रख दिया से, तो अब क्या होगा? लाइंस आर कमिंग इनवर्ड। बात आपने देखी अभी। तो क्या होगा? एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड आ गई हमारे पास, उल्टा आ गई बिल्कुल। तो क्या होगा इस तरफ? ईडीएस अब क्या बन जाएगा? ईडीएस कॉस 180। तो कॉस 180 क्या आता है? -1 होता, तो ये माइनस आ गया। तो आप फ्लक्स क्या करवाया? नेगेटिव फ्लक्स। तो आपने इसको सिंपली ऐसे याद करना, अगर लाइंस जो बाहर आ रही सरफेस से, तो फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। लाइंस अंदर जा रही है क्लोज सरफेस से, तो हम कहेंगे फ्लक्स इज नेगेटिव। ऐसी बातें। तो ये बात होगी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की, और साथ में इसमें आपने ये भी देख लिया। तो जब आप करोगे स्फीयर की, ऐसी स्फीयर की जब बात करोगे, तो आप देखोगे ऐसी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और जो एरिया वेक्टर है किसी पॉइंट पर, एट एनी गिवन पॉइंट, आप जहाँ पर रख के देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, बट इसकी बार इस पर क्या है? इस तरफ आ रही डायरेक्शन, बिकॉज चार्जेस हेयर, और एरिया वेक्टर भी दोनों एक तरफ हैं। तो अगेन द सेम कंडीशन वुड बी हेयर। तो जहाँ पर भी वही कंडीशन आ जाएगी मान लिए। तो ये स्फीयर का केस हमारे पास आ गया। ऐसे आप पढ़ोगे सिलेंडर के केस में, कई बार आपको दिया होगा कि ऐसे एक वायर है, इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज है, हम कुछ करेंगे आर्टिकल में ना, बट आप वहाँ पर क्या है, आप कहेंगे, आपको कहेंगे एक सिलेंडर बना लो ऐसे, जो बिल्कुल जिसकी एक्सिस उस वायर की एक्सिस पर हो ना, वायर उसकी एक्सिस की यहाँ पर आ जाए, तो ये सिलेंडर बन गया। फिर आप केसेस देखेंगे
कि कौन से सरफेस पर एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा 90 डिग्री पर। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जा रहा है इस तरफ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ये सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पर ऐसी होगी। एट 90 डिग्री तो इस वायर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाहर की तरफ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे इस तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे सारी की तरफ बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है। तो कोई बच्चा जहाँ पर देखता है, ये मान लो सर ये सरफेस 1 है, तो ये मैं छोटा सा एरिया ले लिया। अब ये सिलेंडर हमारे पास, सिलेंडर की क्या बात है, सिलेंडर जैसे आप देख लो, मान लो ये सिलेंडर हमारे लिए ना आ गया, तो ये ऐसे हल्ड किया है। तो अब क्या देखा आपने, क्या देख रहे हो, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आ रहा हमारे लिए, तो क्या देखा हमने, एरिया वेक्टर इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस तरफ। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी हमारे लिए, ई डी एस एंगल कितना, कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, ये फ्लक्स 0। तो आप बताएंगे तो अब इस सरफेस से फ्लक्स 0 आ रहा, कोई सरफेस नहीं आ रहा, फ्लक्स नहीं आ रहा इस तरफ। अब इसकी बात करें ऐसा है, तो इसके क्या सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है सारी तरफ, ऐसे लाइन आएगी जो इस सरफेस पर इस जगह पर जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री एंगल। तो ऐसे 90 डिग्री एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो आप जहाँ पर एरिया कहीं लोगे, यू विल सी दैट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आप कहोगे ई डी एस कॉस 0 है जी, ई डी एस। तो ये तो मैक्सिमम फ्लक्स जहाँ पर आएगा इस सरफेस से जा रहा, इसके 90 डिग्री पर है। ये ऐसे कंडीशन जहाँ पर आई वैसी कंडीशन जहाँ पर आ जाएगी हमारे लिए, डी एस इस तरफ आ जाएगा। सो यू विल सी, अगर आपको समझ आ गई ना कि कौन से सरफेस पर हम कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो आपके लिए आसान केसेस आएंगे जिसमें से 2 ही कंडीशन होगी, एरिया जहाँ तो 0 डिग्री वाला केस होगा, जहाँ 90 डिग्री वाला केस होगा हमारे लिए। इसके बाद अब कौन से आर्टिकल आएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज से रिलेटेड। पहले आपने क्या किया था, कूलम्स लॉ। जैसे कूलम लॉ है हमारे लिए, ऐसे एक और लॉ आएगा, उसका नाम है गाउस लॉ। तो गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गाउस ने क्या काम किया, उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। उसके पास क्लोज सरफेस है, उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर आ रहा है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो हम देखेंगे, उसका चार्ज के साथ को रिलेशन होगा। सो दिस नॉलेज विल बी यूज देयर। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, उसके साथ फिर आर्टिकल्स बनते रहेंगे। बट इसके बाद एक छोटा सा और भी आता है टॉपिक, वो कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा, गाउस लॉ, जो फिर इससे रिलेशन बनाएगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। थैंक यू क्लास।